वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है उसका नाम है डिरिचलेट थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिरिचलेट थ्योरम का एक बारी स्टेटमेंट समझ लेंगे अच्छे से कि डिरिचलेट थ्योरम कहना क्या चाह रही है, क्योंकि मेनली हमें क्या करना है, डिरिचलेट थ्योरम का यूज क्वेश्चंस में करना है। तो जो हम ट्रिपल इंटीग्रल अभी तक हमने करा, तो ट्रिपल इंटीग्रल में हमने देखा कि कभी कभार ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट डिरिचलेट थ्योरम क्या अंडर सर्टेन कंडीशन हमको एक डायरेक्टली एक फॉर्मूला एक रिजल्ट प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली ही इंटीग्रेट बिना इंटीग्रेट करे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें, इस चीज को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो ट्रिपल इंटीग्रल। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप ट्रिपल इंटीग्रल वाला लेक्चर देख लें। उसके बाद दूसरी जो चीज हमें चाहिए, इसमें हमें चाहिए बीटा एंड गामा फंक्शंस, जो हमने लेक्चर एक बार पहले रिकॉर्ड करा था। तो उस लेक्चर को आप देख लीजिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद आप इसके लिए क्या है एलिजिबल है इस डिरिचलेट थ्योरम को पढ़ने के लिए। यही दो चीजें चाहिए, और इसके अलावा मेरे हिसाब से तो और कुछ चीजें हमें चाहिए नहीं ज्यादा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिरिचलेट थ्योरम से। तो मैं सबसे पहले इसकी टाइटल डाल देता हूँ। तो डिरिचलेट थ्योरम की हमें बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर हमारे पास V, समझ लीजिए आपकी V इज अ रीजन। V अगर आपके पास कोई एक रीजन है, ठीक है, V हमने उसको नाम दे दिया। और कंडीशन क्या है रीजन के ऊपर, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड z इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, राइट। एंड एक और कंडीशन होनी चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड जो होना चाहिए आपका, वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो डिरिचलेट थ्योरम कहती है कि जो हमारा ट्रिपल इंटीग्रल है, ओके, तो ये जो v रीजन है वो बाउंडेड है इस चीज से। ओके, v जो रीजन है वो यही यही रीजन है। अगर यही वाला रीजन अगर हमारे पास v दे रखा है, तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल है x टू द पावर l माइनस वन डॉट वाई टू द पावर m माइनस वन डॉट z टू द पावर n माइनस वन dx dy dz, ठीक है। इसका जो आंसर आता है वो आता है, ये फंक्शन है गामा। ठीक है, आप लोगों ने गामा फंक्शन को इवेलुएट करना सीखा हुआ है, ओवर एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। ओके, तो ये जो है डिरिचलेट थ्योरम है। तो डिरिचलेट थ्योरम बेसिकली क्या कह रही है कि अगर आपके पास V एक ऐसा रीजन है जो कि इस टाइप का है, ओके, तो आप इस इंटीग्रल की डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। गामा फंक्शन आपको इवेलुएट करना आता है, ये तो हम पहले से ही सीख चुके हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप समझ गए कि आपको क्या करना है। सिंपली अगर आपके पास रीजन ये वाला दिया गया है और ये इंटीग्रल इस टाइप का है, एल एम एन आपके पास कोई भी नंबर्स अगर आपके पास हैं, तो उसका आंसर हम गामा एज अ गामा फंक्शन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस ये स्टेटमेंट है, क्लियरली आप इसको समझ लीजिए। तो इसका एक बार प्रूफ देखने से पहले हम एक बार इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो जब एप्लीकेशन हम देख लेंगे, तो उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि हमें कैसे इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो मैं मेरे हिसाब से चलो एक बार ऐसा करते हैं कि चलो प्रूफ इसका देख लेते हैं। प्रूफ करने के बाद हम समझ जाएंगे अच्छे से कि हमने इसमें कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास रीजन क्या है। रीजन हमारे पास दे रखा है x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तीनों कोऑर्डिनेट ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब कौन सा है, आप फर्स्ट ऑक्टेंट में है। मेरी बात समझ आ गई? फिर दूसरा आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी लेस देन इक्वल टू वन। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है, और इससे हम फर्स्ट ऑक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर आपके पास ये थ्री डायमेंशनल प्लेन है, सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये थ्री डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। अगर ये थ्री डायमेंशनल प्लेन है, तो मैंने आपको पहले पिछले वाले लेक्चर में भी आपको इसका ग्राफ बना के दिखाया था, इस वाले प्लेन का।
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है फर्स्ट ऑक्टेंट में। आप इसको फील करने की कोशिश करिए कि ये एक प्लेन है एक्चुअली में। तो ये एक प्लेन है जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट को काटता हुआ आगे निकल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरीके से आप समझें इसको कि ये आगे निकल रहा है, पर मैंने सिर्फ वही ड्रॉ करा है जो कि फर्स्ट ऑक्टेंट में आपको दिखाई देगा। समझ आ गई मेरी बात? तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक प्लेन है। प्लेन इज लाइक अ शीट ऑफ पेपर। तो ये शीट ऑफ पेपर है जो कि इस इस फर्स्ट ऑक्टेंट को काटते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये इनफाइनाइट प्लेन है, इसकी ना ही कोई लेंथ है ना ही कोई ब्रेथ है। ये इनफाइनाइटली मैनी लॉन्ग है, इनफाइनाइटली मैनी जो है आपका ये चौड़ा है। तो अगर आप सोचेंगे एक बारी को तो आपको समझ जाएगा कि ये कैसा प्लेन है। अब ये वी रीजन है जो इन दोनों के बीच में बाउंडेड है। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि वी रीजन इन दोनों के बीच में बाउंडेड है। तो मतलब इसके बीच में जो स्पेस है, ये पूरा का पूरा हम इसके ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं इस फंक्शन को। फंक्शन क्या है हमारा? ये जो ये गिवन दे रखा है। समझ आ गई मेरी बात? तो ये हमारे पास है। अब ये जो प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी यहां से? z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 था। तो प्लेन की इक्वेशन यहां से ये निकल के आ जाएगी। अच्छा, प्लेन ये निकल गया सपोज। तो अब हम आगे चलते हैं। हमें क्या दे रखा था? अब हम ट्रिपल इंटीग्रल का यूज करके हम इसको प्रूफ कर देंगे। जब हम इसको प्रूफ कर लेंगे तो बार बार हमें इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम इसे एज अ रिजल्ट की तरह हम इसे क्या कर सकते हैं? यूज में ला सकते हैं अपने। तो देख लीजिए, आपके पास ट्रिपल इंटीग्रल दे रखा था। अच्छा, ट्रिपल इंटीग्रल अभी हमें सेट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें एक और बार मैं समझा देता हूं कि मैं इसकी लिमिट कैसे लूंगा। अब आप देखिए, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये जो एक्सिस है इसको मैंने x मान लिया, इस वाली को मैंने y मान लिया, इस वाली को मैंने z मान लिया। अब आप देखिए, हमें फर्स्ट ऑक्टेंट में रहना है। तो ये जो चीज है ये हमारा बेस है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ये जो चीज है यही हमारा क्या है? बेस है। थोड़ा सा हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं हम एक बारी। ओके, तो जैसे समझ लीजिए आपकी ये जो चीज है पूरी की पूरी, ये वाली जो चीज है ये हमारी क्या है? बेस है। ठीक है, आपको इस अब आप सबसे पहले आप हम बात कर रहे हैं, देखो इसमें dx dy dz लिखा हुआ है, ठीक है। हम किसी भी तरीके से अपने इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिलहाल तो, क्योंकि हमने अभी तक लिमिट सेट नहीं करी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि जो ये dx dy dz लिखा है इसका इफेक्ट तब पड़ता है अगर आपने लिमिट यहाँ सेट कर ली हो। अभी हम इनिशियली लिमिट सेट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम dx dy dz ऑर्डर से जाएं। मैंने आपको बताया था जो जनरल वे होता है वो क्या होता है? dz dy dx। तो हम dz dy dx से ही काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा एक कलर अच्छा नहीं लग रहा है इसका, तो हम इसे एक काम करते हैं, व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। तो अ, शायद ये इसके ऊपर चलेगा नहीं, चल रहा है वैसे तो, चलिए ठीक है। अब आपको समझ आ चुका है वैसे कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये आपका बेस है, तो बेस पे z की वैल्यू कितनी है? इतनी। सॉरी, ये नहीं है z की वैल्यू, बेस पे z की वैल्यू कितनी है? 0। और इस टॉप टॉप क्या है आपका? ये प्लेन टॉप है। आपको यहां से लेकर इस प्लेन तक आना है, यहां से लेकर इस प्लेन तक। तो प्लेन पर वैल्यू क्या है? z की। प्लेन पर वैल्यू z की ये है, और बेस में z की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो आपकी लिमिट आ जाएगी फिर कहां से कहां तक? z इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई तक। और ये जो गिवन फंक्शन है ये आपका एज इट इज रहेगा अभी फिलहाल। l माइनस वन वाई टू द पावर m माइनस वन z टू द पावर n माइनस वन। और आपके पास इंटीग्रल में लिख रहा हूं dz dy dx के रूप में। समझ आ गई मेरी बात? अच्छा, अब बाकी लिमिट्स को हम बाद में एक बारी को बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ इतने से ही काम करेंगे आगे। तो सबसे पहले आपके पास वेरिएबल कौन है? z। ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इसको आप, ये फर्स्ट इंटीग्रल है, इसके बाहर ला सकते हैं। इस x y x टू द पावर l माइनस वन वाई टू द पावर m माइनस वन का इंटीग्रल के अंदर कोई भी मतलब नहीं है, आप इसे बाहर ला दीजिए। तो फिर सिर्फ हमें इसको इंटीग्रेट करना है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? z टू द पावर n ओवर n, क्योंकि x टू द पावर n का इंटीग्रल होता क्या है वैसे? x टू द पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन। तो ये तो कांस्टेंट है, तो हमें सिर्फ इसका इंटीग्रल करना है। इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला आप जानते हैं। जब आप उसमें लिमिट पुट कर देंगे तो फाइनली आपके पास जो इंटीग्रल आएगा
वो कितना आएगा, x टू द पावर l माइनस वन डॉट y टू द पावर m माइनस वन, और आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई टू द पावर, यहाँ पर आ जाएगा आपका n, dx dx dy लिख देता हूँ, ये फिर dy dx लिखता हूँ, ठीक है। और अच्छा, और एक और बात कि 1 बाई एन भी बाहर से आएगा। कुछ नहीं करा मैंने इस स्टेप में, इस स्टेप में मैंने बस इंटीग्रेशन कराया। आप ट्रिपल इंटीग्रल को जानते हैं तो आप इस स्टेप को खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप करके देखिए, कैलकुलेशन इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन, मतलब इसका कोई भी थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपने कैलकुलेट करा है। अब आपको मैंने क्या सिखाया था, जब आप 2 डायमेंशनल में आ जाएंगे तो आपको क्या देखना होता है असल में, ये जो प्लेन आपको दे रखा है, इस प्लेन पार्ट का आपको प्रोजेक्शन देखना है ऑन एक्स वाई प्लेन। प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप यहां पर कोई टॉर्च जला दें, सपोज ये आपकी एक टॉर्च है, तो अगर आपने ये टॉर्च यहां पर सपोज जलाई, तो आपको जो जमीन पे परछाई दिखेगी, जमीन कौन है आपकी, ये एक्स वाई प्लेन, तो इस पे परछाई क्या दिखेगी आपको, कुछ इस टाइप से दिखेगी। सपोज मैं एक्स वाई प्लेन बनाता हूं, ये कौन सा ऑक्टेंट है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव है मतलब आपको वो वाला क्वाड्रेंट देखना है जिसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आपको ये वाला क्वाड्रेंट बेसिकली देखना है। समझ आ गई मेरी बात, तो यही प्रोजेक्शन आएगा, ये जो ट्रायंगल टाइप बन रहा है, इसके अंदर वाला रीजन आपका क्या है, प्रोजेक्शन एरिया है। इस पर यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन, जो ये एंड में लाइन है, इसकी इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है इसकी इक्वेशन। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी इसकी लिमिट रखेंगे यहाँ पर। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपको पहले y की लिमिट रखनी है, ठीक है। तो जब आप y की लिमिट रखेंगे तो देखिए, आइए, तो y यहाँ बेस पे तो 0 है, और यहाँ टॉप में कितना है, 1 माइनस एक्स है, तो मैं लिखूंगा 0 टू 1 माइनस एक्स। और यहाँ पर x कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, 0 से 1 पर, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट है कौन, कितना 1,0 है, तो x इतना ही मूव करेगा। समझ आ गई मेरी बात। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, फिलहाल के लिए ये, यहाँ पर अभी इंटीग्रेट तो हमने करा नहीं है, तो उसको एज इट इज हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, y टू द पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स माइनस वाई टू द पावर n dy dx। तो ये इतना आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए मेरी बात, इसमें हमें किसको इंटीग्रेट कराना है, इस समय हमको y को इंटीग्रेट कराना है, राइट, हमको y को इंटीग्रेट कराना है। तो जब आप y को इंटीग्रेट करा रहे हैं, उस वक्त हो क्या रहा है, ये चीज आपकी कांस्टेंट है, ये भी चीज कांस्टेंट है, पर अभी दो वेरिएबल हैं, y और ये वाला चीज। तो अगर ये दो वेरिएबल है तो ये प्रोडक्ट में लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा कि हम किस चीज को हम कुछ सपोज कर लें, और फिर उस चीज से हम इसको हैंडल कर लेंगे। तो कैसे हम करेंगे इस चीज को हैंडल, तो देख लेते हैं। हम क्या सपोज करेंगे, देख लीजिए आप, मैं पुट कर रहा हूं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ टी, ये मैं सपोज कर रहा हूं, ठीक है। जब आप ये सपोज करेंगे तो आपके पास dy कितना आ जाएगा, dy आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स dt, इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो dy की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये इतनी है 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ dt। y की वैल्यू आपको मालूम है 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ t, ये आपने सपोज करना है। अब आपको इसका बेनिफिट कब पता लगेगा, जब आप इसको पुट कर देंगे यहाँ, तब आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यही क्यों लिया, मैं कुछ और भी तो ले सकता था, लेकिन आपको तभी समझ आएगा जब आप इसको पुट यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए हमारे पास ये पिछली पिछली वाली पिछली मतलब पिछले इससे पहले वाले स्टेप में हमने क्या करा, एक सब्स्टिट्यूशन लिया, जिससे कि हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो अब हमें क्या करना है, बस ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रल काफी अच्छी उसमें आ जाएगा। अब सबसे पहले देख लीजिए कि जब हमने y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ t लिखा है, तो अब आप देखिए जब आपके पास y 0 होगा, ओके, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैंने dy लिखना चाहिए था मेरे को, और ये चीज है dx, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो ओके, ये इरेज नहीं हो पा रहा है मेरे हिसाब से ना,
तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो ये यहाँ पर अभी भी क्या है, dy है और ये अभी भी dx है। अब आप देख लीजिए y की वैल्यू सबसे पहले 0 थी, तो जिस समय y की वैल्यू 0 आएगी उस समय, जब y इज इक्वल टू 0 था तो उस समय हो क्या रहा है, t इज इक्वल टू भी कितना जाएगा 1 माइनस एक्स को आप डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, t बराबर भी 0 आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कि जब आपके पास y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स था तो आपके पास t कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर इससे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरी बात समझ आ रही है, जब ये 1 माइनस एक्स था तो इससे कट गया, फिर ये t इक्वल टू 1 आ गया। तो अब आपके पास ये इंटीग्रल बचेगा कितना, अब आप देख लीजिए इसको, 1/n 0 to 1, ओके। यहाँ पर भी कितना आएगा, 0 to 1 आ जाएगा। x टू द पावर l माइनस 1 था, यहाँ पर कितना जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर t मैं y की जगह रख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पावर को बस सेपरेट करा रहा हूँ, दोनों में पावर बराबर सेपरेट हो जाएगी। यहाँ पर कितना जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ टी। कुछ नहीं करा है मैंने बस वही सब्स्टिट्यूशन को वापस से रिप्लेस कर दिया। अब आप देखिए इसमें से आप 1 माइनस एक्स तो कॉमन ले सकते हैं, मेरी बात समझ आ गई, तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये इंटीग्रल कैसा आ जाएगा फिर आपके पास 1/n 0 to 1, आपके पास आ जाएगा x टू द पावर l प्लस m माइनस 1। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए आप पहले। आपने क्या करा, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। हाँ ठीक है, तो आपके पास क्या आ रहा है, x टू द पावर l माइनस 1, मैं 1 माइनस एक्स लिखना चाह रहा था। 1 माइनस एक्स की पावर आपके पास कितनी आ जाएगी, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1 माइनस एक्स इसमें से कॉमन निकल के आएगा, तो जो कॉमन आएगा तो उसकी पावर में भी कुछ n होगा, तो वो इसके साथ एड अप होगा, तो कितना जाएगा आपके पास m प्लस n माइनस 1, ठीक है, ये आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ चुका है कि ये कैसे आ रहा है। अब आपको t को देखिए, हाँ, तो अब आप देखिए कि ये जो इंटीग्रल है, अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको यहाँ पर डबल इंटीग्रल ही रहने देता हूँ। ये भी आपका 0 to 1 इंटीग्रल है, पहले वाला भी 0 to 1 ही था, ठीक है, यही सेम लिखा हुआ है, इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, टी टू द पावर m माइनस 1 आएगा, और यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पर आपने जब 1 माइनस एक्स कॉमन लिया तो आपके पास अंदर कितना बचा है, 1 माइनस टी टू द पावर n, ये बचा है नहीं बचा है, ठीक है, डी टी dx। अब देखो ये दोनों फंक्शंस अलग अलग प्रोडक्ट में आ चुके हैं। ये वाला इंटीग्रल जो फर्स्ट नंबर पे इंटीग्रल है वो किसके लिए है, वो t के लिए वर्क कर रहा है, और बैकवर्ड वाला इंटीग्रल इसके लिए वर्क कर रहा है। अब दोनों की लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट लिमिट्स हैं, तो मैं इसको ऐसा लिखूं चाहे ऐसा लिखूं, देखो आप देखिए इस स्टेप को, कि मैं इसको चाहे ऐसा लिखूं चाहे वैसा लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, ये चीज आप एक बार नोटिस कर लीजिए। 0 to 1 t to the power m minus 1 1 माइनस टी टू द पावर n, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको देख लीजिए खुद से ही कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स कांस्टेंट है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। लिमिट्स अगर कांस्टेंट है तो आप डबल इंटीग्रल को भी ऐसा लिख सकते हैं अगर वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं तो। अब आप देखिए कि ये कुछ इस तरीके से नहीं लग रहा है आपको, जैसा बीटा गामा फंक्शंस में हमने पढ़ा था। तो आप बीटा गामा फंक्शंस की डेफिनेशन को एक और बार रिकॉल करिए, उसको देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं, बीटा ऑफ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ओके, बीटा, ये आपके पास जो लिखा हुआ है ये बीटा ऑफ लिखा हुआ है आपके पास l कॉमा m प्लस n प्लस 1, ठीक है। और ये जो आपके पास, एक मिनट, थोड़ी सी कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, ये वाली जो चीज है ये तो आपकी कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली बीटा ऑफ n प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर m प्लस 1 कैसे, वेट अ सेकेंड, ओके, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर ये हो गई है कि हमने जब dy की जगह रिप्लेस करा dt को, तो हमने 1 माइनस एक्स का प्रोडक्ट नहीं कराया। मेरी बात समझ आ रही है आपको, 1 माइनस एक्स का यहाँ पर अलग से क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट होगा dt के साथ ही यहाँ पर,
ये dt से पहले यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, ये मिस्टेक हो गई थी शुरुआत में। तो अब उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। अगर मैं 1 माइनस एक्स का यहाँ से यहाँ पर पहले ही क्या करा लूंगा, प्रोडक्ट करा लूंगा, तो मेरे पास कितना जाएगा यहाँ पर m प्लस एन, ये -1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर -1 यहाँ पर नहीं है तो अब आप बीटा गामा फंक्शंस की डेफिनेशन लगाएंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? और अगर आप देखें इसको ध्यान से कि ये आपने एक्चुअली में निकाला क्या है, तो ये कितना है आपके पास, ये है आपके पास 1/n टाइम्स ऑफ गामा एल गामा m प्लस n प्लस 1 ओवर गामा एल प्लस m प्लस n प्लस 1 डॉट, ये वैल्यू किसकी लिखी मैंने, ये फर्स्ट नंबर वाले की। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? आप ध्यान से देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ। m टाइम्स ऑफ, यहां पर आ जाएगा आपके पास, स्पेस थोड़ा सा कम रह गया है, n प्लस 1। ओके, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, n प्लस 1 लिखा है वहां पर, ये n प्लस 1 है। ठीक है, आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है तो आपको समझ आएगा कि वहां पर n प्लस 1 है, m प्लस n प्लस 1। ओके, तो ये फाइनली आपके पास प्रोडक्ट निकल के आ गया है। अब हमें हमारे पास फॉर्मूला जो था, आपने देखा होगा ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं था फॉर्मूले में। इसका मतलब क्या होने वाला है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस होने वाले हैं। तो अब हम उस चीज को देखते हैं कि क्या आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम इस स्टेप तक पहुंच गए थे। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले हमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा ताकि हम क्या है, उस एक्चुअल वाले फॉर्मूले तक पहुंच जाए जो हमारे पास एक्चुअल था। तो हमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना है, हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना है कि n प्लस 1 ऑफ गामा जो होता है वो n टाइम्स ऑफ गामा n होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इस चीज को तो हम जानते हैं। तो हम उसी चीज का यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या है, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। और पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि ये जो चीज है ये इससे क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, ये चीज इसके साथ कैंसिल हो रही है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो n प्लस 1 लिखा हुआ है इसको आप क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स ऑफ गामा n यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो आपके पास क्या आ जाएगा i, फिर आपके पास i आ जाएगा 1/n टाइम्स ऑफ गामा l गामा m। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसको कितना लिखने वाला हूं, n टाइम्स ऑफ गामा n। और नीचे कितना है आपके पास, l प्लस m प्लस n प्लस 1। ये जो n है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, फिर l m n, है ना, ओवर कितना आएगा आपके पास, l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो आपको अब आपको रिकॉल हो जाएगा कि यही हमने स्टार्टिंग में, अगर हम फॉर्मूला लिख रहे थे डिरिचलेट थ्योरम का, तो हम यही लिख रहे थे। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल के आया कि हमने जो स्टेटमेंट दी थी हम उसको क्या कर चुके हैं, अब प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक इसका ही जनरलाइज फॉर्म होता है, मतलब जो हमने डिरिचलेट थ्योरम अभी अभी पढ़ी उसी का एक जनरलाइज फॉर्म होता है। हम उस फॉर्म को एक बारी हम अब देख लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म होता है डिरिचलेट थ्योरम का प्रूफ। अब हम उसका एक बार जनरलाइज्ड जो फॉर्म है डिरिचलेट थ्योरम का, उसको एक बार देख लेते हैं। जब हम उसको देख लेंगे उसके बाद फिर हम इजीली मतलब आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या है इसी डिरिचलेट थ्योरम का, इसके दो जनरलाइज्ड फॉर्म कह सकते हैं आप। तो फर्स्ट नंबर पे जो मैं लिखूंगा वो यही है, सेकंड वाला काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर तो बेसिक सा है, जो हमने इसमें करा वही सेम हमें उसमें करना है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए, सपोज कि V इज अ रीजन दैट इज बाउंडेड बाय x1 x2 अप टू, मान लीजिए आपने कहा xn। सेम वही कंडीशन है, वहां पर n इज इक्वल टू 3 था, यहां पर n हमने लिख दिया, तो ये थोड़ा जनरलाइज्ड हो गया है। यहां पर भी सेम हम वही लिखेंगे कि x1 प्लस x2 अप टू xn जो है आपका वो क्या है, लेस देन 1 है। ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। ये सपोज कर लिया आपने, ये लेस देन 1 है। अब आप आगे देखिए, तो अगर आपके पास ये जो इंटीग्रल है इस v रीजन पर, ये जो रीजन है ये v है जो इन दोनों के बीच में बाउंडेड है, और आपके पास इंटीग्रल आता है x1 टू द पावर p माइनस 1 y1 टू द पावर p माइनस 1
नॉट सॉरी y1 नहीं है, यहाँ पर गलती से लिख दिया है, इसको मिटा देते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको p1 लिख देता हूँ, x2 टू द पावर p2 माइनस वन अप टू xn टू द पावर pn माइनस वन। वही सेम है, वहां पर एक्स वाई जेड के साथ हम कर रहे थे, यहाँ पर हम ज्यादा वेरिएबल्स के साथ कर पा रहे हैं, dx1 dx2 dx3 अप टू dxn, इस तरीके से ये प्रोडक्ट सपोज लिखा हुआ है। इसी फॉर्मूले से आप प्रेडिक्ट करिए फिर आंसर कितना आने वाला है। आंसर आएगा आपका P1 गामा P2 प्रोडक्ट में अप टू गामा Pn, इन सब का प्रोडक्ट है ये, अपॉन में कितना आने वाला है, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। समझ आ गया, सॉरी प्लस वन भी आएगा यहाँ पर एक और। तो ये जो है इसकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म है कि अगर आपके पास देखो n डायमेंशनल प्लेन है, सपोज आप n डायमेंशंस में हैं, अभी तक हम वर्क कर रहे थे 3 डायमेंशन में, अब आप सपोज कर लीजिए कि अगर आप n डायमेंशन में हैं तो हमारे पास कि कैसे हमको इंटीग्रेट करना है। ये जो आपके पास रीजन दे रखा है ये n डायमेंशन का रीजन है, मेरी बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब हमें एक मेनली एक एक्सटेंशन पढ़ना है इसका, ठीक है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लाइवली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई है, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, लाइवलीज एक्सटेंशंस ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। ओके, सो थैंक यू।